9 क्लास की फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। इससे पहले हमने इसी चैप्टर की कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइजेस, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस किए थे। अभी हम इस वीडियो में करने लगे हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। सवाल नंबर 3 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। पार्ट ए में ये 3 एलिमेंट्स बताए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी पे हमें इन्हें अरेंज करना होगा। लिथियम, सोडियम और पोटाशियम, ये तीनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के अंदर पाए जाते हैं, यानी ग्रुप नंबर 1 के अंदर पाए जाते हैं या ग्रुप 1A के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया है और इनके अंदर मौजूद नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं। लिथियम के केस में न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से फासला कम है, इस वजह से न्यूक्लियस का होल्ड जो है इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो ज्यादा है। जबकि पोटेशियम के केस में न्यूक्लियस का और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला ज्यादा हो गया है, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस वैलेंस शेल के लिए कम हो जाएगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी यही तो होता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो जैसे ही न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से फासला बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाएगा। एज द साइज इंक्रीज, सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बुनियाद पर उनको अरेंज करना है। तो सबसे ज्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लिथियम की होगी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम विल बी ग्रेटर। दूसरे नंबर पर होगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम और फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स। फिर इसी क्वेश्चन के पार्ट बी में हमसे पूछा गया है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में। तो ये भी पाए जाते हैं अलोंग द ग्रुप नंबर 17 के अंदर सबसे पहले क्लोरीन होता है, फिर होता है ब्रोमीन और फिर होता है आयोडीन। क्लोरीन का साइज छोटा होता है और आयोडीन का साइज बड़ा होता है। अब क्लोरीन का साइज चूंकि छोटा होता है तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आयोडीन का साइज चूंकि बड़ा है, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला बहुत ज्यादा है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत पड़ती है यानी आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाएगी। तो अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बुनियाद पर अरेंज करें तो क्लोरीन विल हैव मोर आयनाइजेशन एनर्जी देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। और इसके रीजन सिंपल है। रीजंस में आपने 3 चीजें लिखनी है। पहली चीज लिखनी है साइज। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं साइज इंक्रीज करता है। साइज इंक्रीज करता है तो शील्डिंग इफेक्ट भी ऊपर से नीचे जो है वो इंक्रीज करता है। शील्डिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है और फिर शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज करने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाती है फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तो ये इसकी रीजन है। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, द आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इन एटम इंक्रीज एज यू डिसेंड। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और इस शील्डिंग इफेक्ट जब इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। Greater the shielding effect results in the weaker attraction of nucleus on the valence electron, so they are easier to remove. This leads to decrease in the ionization energy from top to bottom in the group. शील्डिंग इफेक्ट जब ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, इस वजह से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। Therefore, the increasing order of ionization energy is ionization energy of lithium will be greater than that of the ionization energy of sodium, which in turn will be greater than the ionization energy of potassium. और ये बात हो रही है ग्रुप नंबर 1A के एलिमेंट्स की। फिर आगे पार्ट बी में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है। इसके केस में भी रीजन सेम होगी। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है और न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के दरमियान में फासला बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस और वैलेंस शेल कम हो जाती है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाती है। द आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन विल बी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ब्रोमीन, व्हिच इन टर्न विल बी ग्रेटर देन द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयोडीन।
तो ये ऑर्डर है आयोनाइजेशन एनर्जी का हैलोजेंस के अंदर। फिर सवाल नंबर 4 है, अरेंज द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। पार्ट ए में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम दिया हुआ है और इनको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट के बुनियाद पर अरेंज करना है। यहाँ पर लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के एटम्स बताए हुए हैं। लिथियम से पोटाशियम की तरफ आते वक्त वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी ये पोटाशियम जो है इसको ये वैलेंस शेल से इन इलेक्ट्रॉन्स ने कवर करके रखा है। तो लिथियम से पोटाशियम आते वक्त शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है। साइज इंक्रीज एंड shielding effect also increase in this direction. Shielding effect increase. तो इसका आंसर लिखेंगे, as we move from top to bottom in the group, the number of electronic shells increases. So the number of electrons in the inner shell also increases. As a result, the shielding effect increase. So the shielding effect of lithium will be less than the shielding effect of sodium, which in turn will be less than the shielding effect of potassium. फिर इसी क्वेश्चन का पार्ट बी है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के शील्डिंग इफेक्ट्स को कंपेयर करना है। तो ये तीनों एलिमेंट्स अलोंग द ग्रुप पाए जाते हैं। पहला एलिमेंट क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन आता है और फिर आयोडीन आता है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीज। जैसे ही हम ऊपर से नीचे जाते हैं शेल्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आल्सो इंक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी जो है डाउन द ग्रुप बढ़ जाती है। एज द रिजल्ट द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। और इन दोनों चीज़ों के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ जाता है डाउन द ग्रुप। सो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ पोटाशियम विल बी लेस देन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन, विच इन टर्न विल बी लेस देन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ आयोडीन। फिर अगले सवाल में क्लोरीन और ब्रोमीन के शील्डिंग इफेक्ट को कंपेयर करना है। तो क्लोरीन ग्रुप में ऊपर पाया जाता है और ब्रोमीन ग्रुप में नीचे पाया जाता है। एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इंक्रीजेस। क्लोरीन से ब्रोमीन आते वक्त शेल्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर शेल आल्सो इंक्रीजेस। सेम वही बात है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, शेल्स जब बढ़े हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द शेल भी बढ़ेंगे। एज अ रिजल्ट द शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। सो द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ क्लोरीन विल बी लेस देन द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ब्रोमीन। और ये बात हो रही है ग्रुप नंबर 7A की, यानी हैलोजन के एलिमेंट्स की। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्पेसिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू हैव ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी। ये कुछ एलिमेंट्स बताए हुए हैं, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, और पूछा गया है कि इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये एलिमेंट्स अलोंग द ग्रुप प्रेजेंट है या अलोंग द ग्रुप पीरियड प्रेजेंट है, और जो इलेक्ट्रॉनिक अफिनिटी है उसका ट्रेंड अलोंग द ग्रुप क्या होता है और अलोंग द पीरियड क्या होता है। अब ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं ये अलोंग द पीरियड प्रेजेंट है। तीन एलिमेंट्स बताए हुए हैं हमें, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन। ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं ये पीरियड नंबर 3 के अंदर पाए जाते हैं। पहला एलिमेंट है फास्फोरस, फिर सल्फर आता है और फिर आता है क्लोरीन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, सल्फर का होता है 16 और क्लोरीन का होगा 17। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस इंक्रीज करते जा रहे हैं। फास्फोरस के अंदर 15 थे तो क्लोरीन के अंदर 17 थे। न्यूक्लियस चार्ज के इंक्रीज करने से साइज भी इंक्रीज करता है, साइज डिक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साइज के डिक्रीज करने से न्यूक्लियर अट्रैक्शन फॉर वैलेंस शेल इंक्रीज। जब न्यूक्लियस की आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन बढ़ जाती है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाती है, यानी क्लोरीन के अंदर न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके अंदर बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत भी मौजूद है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही तो होता है, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत। तो इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस।
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और साइज डिक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज जब इंक्रीज होता है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के लिए बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अफिनिटी भी बढ़ गई है, यानी इलेक्ट्रॉन को लेने की सलाहियत बढ़ गई है। इसका आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जनरली इंक्रीजेस। दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज एंड डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस which bind the extra electron more tightly to the nucleus. Therefore, chlorine has greatest electron affinity as compared to the sulfur and phosphorus. इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड कुछ इस तरह से है, जो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। और इसके पीछे रीजन क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज करने से एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है और इस वजह से बाइंडिंग बिटवीन द extra electron and nucleus increase. Therefore, the chlorine will have greater electronic affinity as compared to the sulfur and phosphorus. सवाल नंबर 6 है, the electronic configuration of some elements are given below. Group the elements in pair that would represent similar chemical properties. ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताई हुई है। हमें इन एलिमेंट्स की ऐसी ग्रुपिंग करनी है कि जो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट है उनको एक ग्रुप के अंदर रखना है। तो जिन एलिमेंट्स की आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। अब जैसे यहाँ पर एलिमेंट ए है जिसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 है। अब हमें कोई दूसरा एलिमेंट देखना है जिसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो s ही हो और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो। तो ये एलिमेंट h है जिसका आउटर मोस्ट जो शेल है सब शेल वो s है और उसके अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर एलिमेंट a और h की जो ग्रुप है वो सेम है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी चूंकि इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसी तरह एलिमेंट F की आउटर कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है और एलिमेंट G की आउटर कॉन्फ़िगरेशन 3s1 है, यानी दोनों का आउटर जो सब शेल है वो s है और उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो ये एक ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। फिर एलिमेंट C और एलिमेंट E। एलिमेंट C का वैलेंस शेल जो है वो 2s और 2p बन रहा है। वैलेंस सब शेल यहाँ पर 2p3 है और एलिमेंट E के केस में अगर हम देखें तो इसका भी वैलेंस सब शेल जो है वो p ही है और उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो इन दोनों का भी ग्रुप सेम होगा और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिर एलिमेंट D की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 1s2 है, यानी इसका एक ही शेल है और वो कंप्लीट है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, इसका डुप्लेट पूरा है। और जो एलिमेंट B है इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल के अंदर इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरी है। तो ये दोनों एलिमेंट्स एक ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही होंगी। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर आउटर शेल, आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमिलर होगी तो दे विल हैव द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 7, अरेंज द एलिमेंट्स इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन क्वेश्चन नंबर 6, यानी सवाल नंबर 6 में जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में। तो ये पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरह से होता है। तो पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के लिए हमें इनके अंदर जो आसान मेथड है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। एलिमेंट ए के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, बी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 बन रहे हैं, सी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 हैं, डी के अंदर 2 आ रहे हैं, ई के अंदर 15, एफ के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 हैं, जी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 11 और H के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल कर आ रहे हैं 12। तो जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर एक तरतीब से बढ़ता है। इधर जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो इधर 2 होगा, 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आ जाएगा 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और बस 18 मैक्सिमम एटॉमिक नंबर तक एलिमेंट हमें बताए हुए हैं। एलिमेंट ए के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 बन रहे हैं तो एलिमेंट ए इधर आ जाएगा। फिर एलिमेंट बी जो है इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 बन रहे हैं तो 10 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट इधर पाया जाता है।
बी विल बी हियर। एलिमेंट सी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 बन रहे हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इधर आ जाएगा डी। ई के अंदर 15 इलेक्ट्रॉन हैं, एफ के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं, जी के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन हैं और एच के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन। इधर एच आ जाएगा। इसके अलावा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर भी हम इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर सकते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है S1। ये 2S1 वाला जो एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा और 3S1 वाला एलिमेंट इधर आ जाएगा। ये रहा 1S1 वाला एलिमेंट। फिर जो ग्रुप नंबर 2 है उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है S, यानी NS2। आखिरी शेल जो है सब शेल इसका S आता है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले जो ग्रुप है उसकी आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1 और यहाँ पर NS2 होगी, तो यहाँ पर 2S2 है इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 3S2। ग्रुप नंबर 15 का जो वैलेंस शेल है उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP3। तो इन 2 एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। और ग्रुप 18 का वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP6। तो ये इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं इन द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर नॉर्मल एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप, फाइंड द ग्रुप नंबर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं और कहा गया है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है। तो इसके अंदर हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को देखना है। तो इन एलिमेंट्स की सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करना होगा। एल्यूमिनियम जिसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, अगर हम इसकी शुरू से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 और फिर आ जाएगा 3s2 3p1। ये सारी इसकी कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जिसके अंदर सिर्फ ये जो है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। और इस वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 हैं, 1 इन p ऑर्बिटल एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल। ग्रुप नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 + 1 = 3। देयरफॉर एल्यूमिनियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 3A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर उसके बाद सल्फर आ गया है। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 16 होंगे। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और तीसरे शेल के अंदर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3s ऑर्बिटल एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 3p ऑर्बिटल। सो द ग्रुप नंबर बराबर होगा 2 + 4 = 6, यानी ग्रुप नंबर इसका 6 होगा। देयरफॉर सल्फर इज प्रेजेंट इन ग्रुप 6A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। फिर पोटाशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 बन रहा है, यानी इसके अंदर टोटल 19 इलेक्ट्रॉन हैं। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तीसरे शेल के अंदर भी 8 आ जाएंगे और जो आखिरी शेल है उसके अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा जो कि 4s ऑर्बिटल के अंदर होगा। तो इसका ग्रुप नंबर बराबर हो जाएगा 1 के। देयरफॉर पोटाशियम इज प्रेजेंट इन ग्रुप 1A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसके बाद आ गया ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और जो दूसरा शेल है लास्ट शेल कहलाता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका ग्रुप नंबर बराबर होगा 2 + 4 = 6 के। देयरफॉर द ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन ग्रुप 6A ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं, इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है। पार्ट ए में अल्कलाई मेटल्स हैं। अल्कलाई मेटल्स की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो NS1 कहलाती है, यानी आखिरी जो शेल है उसका ऑर्बिटल x इसके अंदर फिल होता है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। फिर अल्कलीन अर्थ मेटल की जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2 है। हैलोजेंस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 होती है और जो नोबल गैसेस हैं उनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP6 होती है। इसको ऐसे ही याद रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल ऑफ एन एटम ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनका इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल बनाना है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, तो इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और जो दूसरा शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन डॉट में हम सिर्फ आखिरी शेल वाले इलेक्ट्रॉन को जाहिर करते हैं। फिर आ गया है पोटाशियम। पोटाशियम के अंदर टोटल 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 8 है, तीसरे में भी 8 है, और जो आखिरी वाले शेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो इसके ऊपर एक ही डॉट लगाया जाएगा जो 1 इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है। फिर उसके बाद पार्ट सी में नाइट्रोजन बताया गया है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और यही इसका आखिरी शेल होगा। और इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह डॉट से जाहिर किया जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे पेयर में जाहिर किया जाएगा और जो 3 इलेक्ट्रॉन है उनको अनपेयर्ड रखा जाएगा। फिर पार्ट डी में आयोडीन है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 127। इसके आखिरी शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इन 7 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट से शो किया जाएगा। जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको पेयर की फॉर्म में जाहिर किया जाएगा, जो 1 इलेक्ट्रॉन है उसको अनपेयर्ड रखा जाएगा। क्वेश्चन 11 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स हैं, इनकी हमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करनी होगी। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड 3 ऑफ द ग्रुप 15। तो पीरियड 3 और ग्रुप 15 का एलिमेंट हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये रहा पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल का ये पीरियड नंबर 3 कहलाता है और ये ग्रुप नंबर 15 कहलाता है। तो इस एलिमेंट की बात की जा रही है, यानी फास्फोरस की बात की जा रही है इस सवाल में। तो हमें फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस, जिसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 3s2 3p3। बाकी के इसके 10 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पहले और दूसरे शेल के अंदर होंगे, और आखिरी शेल के अंदर सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। पार्ट बी है इस सवाल का, एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियड 2 ऑफ द ग्रुप 16। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर देख लेते हैं पीरियड 2 और ग्रुप 16। तो ये रहा पीरियड नंबर 2 और ये रहा ग्रुप नंबर 16। तो इसके इंटरफेस पर आ रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की यहाँ पर बात हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो वैलेंस शेल, तो यहाँ पर लिखेंगे द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑक्सीजन इज 2s2 2p6। ऑक्सीजन के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले शेल के अंदर इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और जो आखिरी शेल है सेकंड वाला, उसके अंदर इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 11 हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 11 होंगे, और प्रोटॉन यहाँ पर बताए हुए हैं 12। अब यहाँ पर मास नंबर पूछा गया है। मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन यहाँ पर 11 है और न्यूट्रॉन 12 है, तो 11 + 12 जो है वो 23 के बराबर हो जाएगा। फिर दूसरा जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बताए हुए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 14 है तो एटॉमिक नंबर भी यहाँ पर 14 ही होगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, तो यहाँ पर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो प्रोटॉन 14 है, न्यूट्रॉन 15 है, तो 14 + 15 बराबर हो जाएगा 29 के। फिर आगे मास नंबर हमें बताया हुआ है जो कि 47 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताए हुए हैं जो कि 25 है। तो अगर हम मास नंबर में से, यानी मास नंबर जिसको ए से जाहिर किया जाता है, मास नंबर को ए से भी जाहिर किया जाता है, मास नंबर में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकाल देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसमें अगर 47 में से 25 निकालें तो आंसर निकल कर आता है 22। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर ही होते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 22 ही होंगे, और एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो एटॉमिक नंबर विल बी 22। फिर अगले सवाल में हमें मास नंबर बताया हुआ है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताए हुए हैं।
Number of electrons and number of protons are same, so proton will also be 13. अब नंबर अटोमिक नंबर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये भी 13 हो जाएगा. अगर हम मास नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे. मास नंबर चूंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है, तो इसके अंदर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो पीछे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बचेंगे. 27 में से 13 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 14. तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 14. पिछले क्वेश्चन को यहाँ पर हल किया है और यह टेबल को कंप्लीट कर दिया गया है. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13. इन विच ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड इन पीरियोडिक टेबल वेयर वुड यू प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विद द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ये कुछ एलिमेंट्स हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है और हमें इससे पूछा गया है कि आपने इनको कौन से ग्रुप के अंदर रखना है और कौन सी पीरियड के अंदर रखना है. तो किसी भी एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो और उसका हमें ग्रुप और पीरियड मालूम करना हो तो उसके लिए आसान सा एक फार्मूला है. जो ग्रुप नंबर है, ग्रुप नंबर वो बराबर होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के. अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर भी 3 ही होगा. और इसी तरह अगर हम पीरियड की बात करें तो पीरियड नंबर जो होता है वो वैलेंस शेल पे डिपेंड करता है कि आया वैलेंस शेल कौन सा है. अगर वैलेंस शेल 2 होगा तो पीरियड नंबर 2 होगा और अगर वैलेंस शेल 3 होगा तो पीरियड नंबर भी 3 होगा. तो ये पहला एलिमेंट हम देख लेते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें बताई हुई है 1s2 2s1. अब यहाँ पर इसका जो आखिरी शेल है वो 2 है, आखिरी शेल L है और यहाँ पर n की वैल्यू 2 बन रही है ना कि 1. जब n की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो इसका पीरियड भी 2 ही होगा. पीरियड नंबर 2 के अंदर यह पाया जाता है. और फिर इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन चूंकि s ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है तो इसको s ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा और ये ग्रुप नंबर 1a के अंदर पाया जाएगा. पीरियड नंबर इसका 2 होगा. पीरियड नंबर हमें यहाँ से पता चल रहा है, जो आखिरी शेल है उसके नंबर से हमें पीरियड नंबर पता चल रहा है. द नेम ऑफ द एलिमेंट इज लिथियम और इसका एटॉमिक नंबर होगा 3. अब चूंकि इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसका ग्रुप नंबर 1 होगा. जैसे अभी आपको बताया है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर वो हमें ग्रुप नंबर का पता देते हैं और जो वैलेंस शेल का नंबर है यानी n की जो वैल्यू है वो हमें पीरियड नंबर का पता देती है. पार्ट बी है जिसमें पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा शेल है जिसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है. तो इसका वैलेंस शेल जो है L है यानी n = 2 है. तो इसका मतलब है कि ये पीरियड नंबर 2 के अंदर पाया जाता है. ब्लॉक इसका p ब्लॉक होगा क्योंकि आखिरी जो इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं. ग्रुप इसका होगा 7a क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7 है. 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, so its group will be 7a and it is present in period 2. The name of the element is fluorine with the atomic number of 9. पार्ट सी में जो कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है, पहला शेल ये रहा, दूसरा शेल ये रहा और तीसरा शेल ये रहा. तीसरे शेल का जो शेल नंबर है वो 3 है, n = 3, so its period will be 3. ब्लॉक ये s ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा क्योंकि इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल के अंदर जा रहे हैं. ये ग्रुप नंबर 2a के अंदर प्रेजेंट है चूंकि 2a ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है ns2. इट्स पीरियड नंबर इज 3. द नेम ऑफ द एलिमेंट इज मैग्नीशियम एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 12. फिर पार्ट डी में 1s2 कॉन्फ़िगरेशन बताई हुई है. द वैलेंस शेल इज k, देयरफॉर n = 1. आखिरी शेल चूंकि ये n = 1 है. अब ये एक एक्सेप्शनल केस है. ये कॉन्फ़िगरेशन बन रही है हीलियम की जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हीलियम चूंकि नोबल गैस है तो ये ग्रुप 8a या फिर ग्रुप नंबर 18 के अंदर पाया जाता है और ये पीरियड नंबर 1 के अंदर पाया जाएगा. द नेम ऑफ द एलिमेंट इज हीलियम विद एटॉमिक नंबर ऑफ 2. तो ये रहा चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. इसके बाद अगली वीडियो में हम इसी चैप्टर की थिंक टैंक पढ़ेंगे.